जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी बिहार एसआई साइंस प्रैक्टिस सेट के चौथे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी बिहार एसआई साइंस प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, सॉल्यूशन सहित। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल मैंने आप सबों से जो प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास थी उसमें पूछा था कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण होता है। बहुत सारे मित्रों ने इसका गलत जवाब दिया था। बहुत सारे मित्र ये कह रहे थे कि गुरुजी ये केमिकल रिएक्शन है। भाई मेरे, हमने आपको सीधे सीधे ये पूछा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार का रिएक्शन होता है। रिएक्शन तो है ही, लेकिन ये रिएक्शन में भी कौन सा प्रकार है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। जब भी हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब 6CO2 6H2O के साथ 6CO2 6H2O के साथ सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश और साथ ही साथ क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और 6O2 ऑक्सीजन रिलीज होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे H2O यानी कि वाटर के विखंडन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के विखंडन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। और मैंने आपसे पूछा था कि ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये रिएक्शन जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये किस प्रकार के रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि गुरुजी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों होता है। तो आप सभी इस चीज को अभी से कंठाग्र कर लेंगे कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। आप कहेंगे सर रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है, या फिर इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। जबकि आप सभी मित्रों ने क्या आंसर दिया कि सर ये रिएक्शन है। भाई मेरे, रिएक्शन तो है ही, लेकिन रिएक्शन का कौन सा प्रकार है, तो अब आप कहेंगे गुरुजी ये रेडॉक्स रिएक्शन का प्रकार है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। बहरहाल आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। मेरे मित्र, ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन है वोल्ट। क्या कहोगे कि गुरुजी क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी हम लोग सॉल्व कर लेते, कैसे? तो यहाँ पे जो डेसिबल दिख रहा है, ये डेसिबल हम लोग ध्वनि की तीव्रता के लिए ही उपयोग करते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, तो भी आपका आंसर क्या होता है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी डेसिबल ही होता। ध्यान में रखेंगे कि डेसिबल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जो डेसिबल है ये क्या होता है, तो स्टार मार्क देकर के आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार मार्क देकर के आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि वेल का 10वां भाग क्या कहलाता है, आप सभी ध्यान में रखना, डेसिबल कहलाता है। बेल का 10वां भाग क्या कहलाता है, डेसिबल कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये बेल क्या है, तो आप सभी याद रखना कि जब भी बात की जाएगी कि बेल क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि ध्वनि की तीव्रता का क्या कहेंगे, ध्वनि की तीव्रता का प्रयोगात्मक मात्रक जब भी पूछा जाएगा तो आप किसका नाम लेंगे, आप सभी बेल का नाम लेंगे। और बेल के 10वें भाग को क्या बोला जाता है, डेसिबल बोला जाता है। और हम लोग ध्वनि की तीव्रता के लिए समान रूप से किसका उपयोग करते हैं, तो सर डेसिबल यूनिट का उपयोग करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो कैलोरी भी है। अब इसके बारे में भी कई मित्रों को कंफ्यूजन रहता है।
आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम लोग कैलोरी की, किसकी बात करेंगे, कैलोरी की, तो हम लोग सिंबल कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप सबों को मालूम है कि सर जी कैलोरी पढ़ते हैं। तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो कैलोरी है ये क्या है, तो सर उष्मा ऊर्जा का, कैलोरी जो है वो उष्मा ऊर्जा का सीजीएस यूनिट है। उष्मा ऊर्जा का क्या है, आप सभी ध्यान में रखना, सीजीएस यूनिट है। और मेरे मित्र उष्मा ऊर्जा के अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर जूल। अब बहुत सारे मित्र यहां पे गलती क्या करते हैं कि वो सीधे सीधे ये कह देते हैं कि सर जो ऊर्जा होती है उसका सीजीएस यूनिट कैलोरी लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी हम कैलोरी की बात करते हैं तो उसको हम लोग हीट यानी कि उष्मा के सेंस में लेते हैं, क्योंकि उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर उष्मा ऊर्जा का सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है जबकि एसआई यूनिट जूल होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी फिर अगर हमसे कोई ये पूछ देगा कि ऊर्जा का सीजीएस यूनिट क्या होता है, यानी कि एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो मेरे मित्र जब आपसे सीधे पूछा जाए कि ऊर्जा का सीजीएस यूनिट क्या है, यानी कि इसके पीछे उष्मा ना लगा रहे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा का जो सीजीएस यूनिट होता है वो कितना होता है, सर अर्ग होता है। क्या होता है सर, अर्ग होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि एक अर्ग इक्वल टू हम लोग कितना जूल लिखते हैं, 10 to the power -7 जूल लिखते हैं। कितना लिखते हैं सर, 10 to the power -7 जूल लिखते हैं। और ऊर्जा का ऐसा यूनिट तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जूल ही होगा। और ये जो ऊर्जा है ये कौन सा ऊर्जा, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला ऊर्जा। और यहाँ पे कैलोरी तो सर ये स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग उष्मा ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी एम्पियर, बहुत अच्छा। आप सभी कहेंगे कि सर ये तो विद्युत धारा का यूनिट है। बिल्कुल सही है सर, ये जो एम्पियर है वो क्या है, विद्युत धारा की यूनिट है। लेकिन जो मेन बातें आपको यहां पे याद रखनी है वो ये, आप सभी इसको पॉइंट आउट कर लेना कि विद्युत का अगर हम लोग बात करेंगे छोटी इकाई की, आप बड़ी इकाई के रूप में सामान्यतः एम्पियर का उपयोग करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि विद्युत का छोटी यूनिट क्या है, तो आप सभी याद रखना कि विद्युत के छोटी यूनिट के रूप में हम लोग दो चीजें याद रखते हैं। एक होता है आपका मिली एम्पियर, अगर इस तरह से लिखा हुआ मिले तो आप सभी इसको क्या पढ़ेंगे, मिली एम्पियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मिली एम्पियर पढ़ेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1 मिली एम्पियर कितना के बराबर होती है, 10 to the power -3 एम्पियर के बराबर होती है। कितना के बराबर होती है, 10 to the power -3 एम्पियर के बराबर होती है। और अगर बात की जाएगी माइक्रो एम्पियर की, तो ध्यान में रखेंगे सिंबल के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माइक्रो एम्पियर पढ़ेंगे। और आप सभी ध्यान में रखना कि 1 माइक्रो एम्पियर कितना होगा, 10 to the power -6 एम्पियर। कितना होगा, 10 to the power -6 एम्पियर। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा की यूनिट आप कहेंगे सर एम्पियर। ये भी ध्यान में रखना है कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये आधारी मात्रक है यानी कि बेस्ड यूनिट है। और साथ ही अगर पूछा जाएगा कि इसकी छोटी यूनिट, तो हम लोग कहेंगे मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर 10 to the power -3 एम्पियर के बराबर होगी, माइक्रो एम्पियर 10 to the power -6 एम्पियर के बराबर होगी। और साथ ही अगर हम बात करेंगे वोल्ट की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये किसका यूनिट हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये विभव या फिर विभवांतर का यूनिट हो जाएगा। किसका यूनिट होगा, विभव या विभवांतर का यूनिट हो जाएगा। और ये जो आपका वोल्ट है, एक्चुअली में इसका एक्सप्लेनेशन किसने करा था, आप सभी याद रखना, अलेसांद्रो वोल्टा ने करा था, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी ने सेल की भी खोज करा था। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर वृद्धि करते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर डू मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो। मेरे मित्र यहाँ पे रोगाणु कारक किसको बोला जा रहा है, तो सर वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे जीव को बोला जा रहा है जो रोग का कारण बनते हैं, यानी कि डिजीज का कारण बनते हैं। सामान्यतः हम लोग का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, आप सभी कहते हैं सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, आप अगर बीमार पड़ते हैं तो क्या आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाती है, आप कहते हैं सर नहीं, इंक्रीज होती है। तो हम लोग बुखार के सेंस में लेते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि जो रोगाणु कारक होते हैं ये किस ताप पर ग्रो करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करते हैं। कितना सर, 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर बात की जाएगी मेसोफिल की, किसकी बात की जाएगी, मेसोफिल की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेसोफिल वैसे जीवाणु को बोला जाता है जो मध्यम ताप पर क्या होते हैं, तो सर सरवाइव करते हैं या जीवित रहते हैं। और मेसोफिल जो होते हैं इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर कहीं पे क्वेश्चन टकरा जाए कि मेसोफिल के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है, तो आप कहेंगे 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर मध्यम ताप मानते हैं। और रोगाणु कारक की बात की जाए तो आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे पूछा जा रहा है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं बैक्टीरिया से, फिर है शैवाल से, कवक से, प्रोटोजोवन से, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो माइकोटॉक्सिन होते हैं उसका उत्पादन कहां से होता है। अब बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज कर रहे होंगे, गुरुजी ये माइकोटॉक्सिन क्या हुआ। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर एक तरह से विषैला पदार्थ होता है। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं कवकों के अध्ययन की, किसकी बात करते हैं, कवकों के अध्ययन की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। तो मेरे मित्र जब कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है तो जो माइको शब्द है ये किससे रिलेट कर रहा है, आप कहेंगे कवक से रिलेट कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि माइकोटॉक्सिन यानी कि कवक से निकलने वाला जो टॉक्सिन होगा उसी को माइकोटॉक्सिन कहेंगे। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बैक्टीरिया के अध्ययन को, बैक्टीरिया के अध्ययन यानी कि इसी को हम लोग जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अच्छा आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो शैवाल भी है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे शैवाल के अध्ययन की, किसकी बात करेंगे, शैवाल के अध्ययन की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। और मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखना, प्रोटोजोआ का अध्ययन, प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आप सभी कहेंगे प्रोटोजूलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटोजूलॉजी कहलाएगा। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। r समानुपाती n, r समानुपाती 1/n, r समानुपाती n स्क्वायर, r समानुपाती 1/n स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज गिवन। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले हमें यह बताओ कि ये बोर का सिद्धांत क्या है और किसके लिए। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उस समय लोगों को ये नहीं पता था, लोग मतलब साइंटिस्टों को ये नहीं पता था कि जो पदार्थ होते हैं वो किस चीज से मिलके बने होते हैं। इस पे अलग अलग दार्शनिकों का अपना अलग अलग मत था और लगभग सभी दार्शनिक एक चीज पे पूरी तरह से जोर दे रहे थे कि जितने भी पदार्थ होते हैं वे सबसे छोटे कण से मिलके बने होते हैं, यानी कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। और कई दार्शनिक, अगर हम भारतीय दार्शनिक की बात करेंगे तो महर्षि कणाद, फिर आपका लुसिपस थे, ग्रीक दार्शनिक, इन सभी का मत था कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं और इसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। लेकिन मेरे मित्र चूंकि ये लोग तो दार्शनिक थे, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। उसी वक्त सर कौन आए, तो सर उसी वक्त जो है दो साइंटिस्ट आए जिसको हम लोग लववाजे और प्राउस्ट के रूप में जानते हैं। लववाजे ने क्या करा सर, लववाजे ने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम का प्रतिपादन करा और प्राउस्ट ने क्या करा, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन करा। मेरे मित्र जब केमिस्ट्री में इस दो नियमों का प्रतिपादन हुआ तो फिर एक अगले साइंटिस्ट डाल्टन आए।
डाल्टन ने क्या बताया, इस जो आपका केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपका प्राउस्ट और लैवोइजे का द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और निश्चित अनुपात का नियम था, इसको केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, तो सर रासायनिक संयोग के नियम बोला जाता है। तो रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर डाल्टन ने इस बात की पुष्टि करा कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज एटम। मतलब डाल्टन बाबा ने यह बताया कि सभी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं और ये छोटे कण परमाणु कहलाते हैं। साथ में डाल्टन बाबा ने एक लाइन और जोड़ दिया कि जो परमाणु है ये अविभाज्य हैं। दैट मीन्स क्या कि ये इंडिविजिबल नहीं होते हैं, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। आप कहेंगे डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य है। और डाल्टन ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। मेरे मित्र, डाल्टन या फिर आप रासायनिक संयोग के नियम को देने में जो साइंटिस्ट थे या फिर दार्शनिक जो थे, इन सभी के सहयोग से लोगों को इतना तो पता चल गया कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं जिसको परमाणु बोला जाता है। लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये जो परमाणु है ये किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। अब यहीं पे केमिस्ट्री का एक नया दौर शुरू हुआ जहां पे माइकल फ्राडे ने डिस्चार्ज ट्यूब और 2 इलेक्ट्रोड के साथ अपना एक प्रयोग करा और उस प्रयोग के आधार पर कैथोड रे और कैनाल रे, जिसको हम लोग एनोड रे के नाम से जानते हैं, उसकी पहचान हुई। और वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करा कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाजित होते हैं, या जो परमाणु होते हैं वो विभाजित होते हैं और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। मतलब ये हुआ सर कि जब वैज्ञानिक कैथोड रे और एनोड रे का पता लगा लिए तो वैज्ञानिकों में से जे थॉमसन ने क्या बताया कि ये जो कैथोड रे है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति का मतलब रीजन है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन है। और एनोड रे के बारे में गोल्डस्टीन साहब ने क्या बताया कि ये प्रोटॉन रे के लिए जिम्मेवार होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गया। और फिर जब जेम्स चैडविक की बारी आई तो उन्होंने क्या करा, बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से प्रहार करवाया। फिर उन्होंने देखा कि एक अलग तरह का आपको कण देखने को मिल रहा है, उसको उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या माना, तो सर परमाणु का फंडामेंटल पार्टिकल्स माना, या फिर इसी को क्या माना सर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स माना। अब वैज्ञानिकों के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि किसी भी परमाणु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो ये परमाणु के अंदर व्यवस्थित कैसे होते हैं। इस चीज को बताने के लिए सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले थॉमसन आए। और मेरे मित्र, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, निम्नलिखित में से किसका एटॉमिक मॉडल सबसे पहला मॉडल था। आप कहेंगे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था, सबसे पहला मॉडल था। तो मेरे मित्र, अगर आपको मैं यहां पे ये लिखवा दूं कि सबसे पहला एटॉमिक मॉडल, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो है वो किसका है, आप याद रखना थॉमसन मॉडल है। किसका है सर, थॉमसन मॉडल है। मेरे मित्र, थॉमसन मॉडल में क्या थी, तो सर विसंगतियां थी। विसंगतियां ये थी कि थॉमसन साहब ने सिर्फ इतना बताया कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। अब इस बात से बहुत सारे वैज्ञानिक सहमत नहीं हो रहे थे। तो फिर कौन आए, रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने क्या करा, तो सर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसके बेस पे रदरफोर्ड साहब ने यह बताया कि जो परमाणु है वो गोलीय होता है और इसके बीच में एक बड़ा सा भाग होता है जिसको इसके बीच में एक छोटा सा भाग होता है जिसको नाभिक बोला जाता है, और वो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन इसी धनावेशित कण के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन मेरे मित्र, रदरफोर्ड का मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। तब कौन आए, तो सर बोर साहब आए, जिन्होंने क्या दिया, तो सर मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे बेस्ड अपना एक एटॉमिक मॉडल बनाया जिसको बोर एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। मतलब एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए सबसे पहला मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल। और मेरे मित्र, उसके बाद कौन आए थे, तो सर उसके बाद जो है रदरफोर्ड साहब आए। और ध्यान में रखेंगे कि रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल था वो किस पे आधारित था, तो आप सभी याद रखना, रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल था वो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे आधारित था।
अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे आधारित था। और मेरे मित्र रदरफोर्ड साहब का जब मॉडल फेल हो गया तब कौन आए, तो सर तब आए बोर, और उन्होंने जो अपना मॉडल बनाया उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। मेरे मित्र रदरफोर्ड साहब का जो बोर एटॉमिक मॉडल था उसमें बोर साहब ने क्या, सॉरी रदरफोर्ड कह रहे हैं, बोर साहब का जो बोर एटॉमिक मॉडल था उसमें बोर साहब ने क्या बताया कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या n के समानुपात, n स्क्वायर के समानुपाती होती है, यानी कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर। यानी कि आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि r समानुपाती होती है किसके, n स्क्वायर के। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये क्वांटम संख्या क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पीछे के सेट में भी आया था लेकिन लाइट कट गई थी तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ध्यान में रखेंगे कि क्वांटम नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं कि ये वैसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा को बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा को बताता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्वांटम नंबर जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है n से। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका दिग्यांशी क्वांटम नंबर, और ध्यान में रखेंगे इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरा होता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, जो कि पॉली के अपवर्जन सिद्धांत पर आधारित है, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, s से। और इस चक्रण क्वांटम संख्या का 2 मान होता है, +1/2 और -1/2। तो पीछे के सेट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 होते हैं। जो क्वांटम संख्या है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा को बताने वाली संख्या है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, मुख्य क्वांटम नंबर, दिग्यांशी क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम नंबर। और मेरे मित्र बोर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया कि किसी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के वर्ग के समानुपाती होती है। तो सही आंसर आप सभी कहेंगे सर अब पूरी तरह से समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन है 94 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये पाश्चुराइजेशन होता क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका भोजन को संरक्षित करने का एक तरीका है, या आप कह सकते हो जो फूड मटेरियल है उसको प्रिजर्व करने का एक तरीका है। बहुत सारे मित्रों को यह भी लग रहा होगा कि गुरुजी ये प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, तो भाई मेरे अचार को तेल में डुबो के रखा जाता है, किस लिए, खराब होने से बचाने के लिए। तो सर तेल जो है वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, सिरका एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं पाश्चुराइजेशन की, जिसको हिंदी में पाश्चुरीकरण बोला जाता है, ये क्या है, तो सर फूड प्रिजर्वेशन का एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, तो सर किसी लिक्विड मटेरियल को 63 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत तेजी से गर्म किया जाता है और फिर अचानक से उसे ठंडा कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, तो सर उस तरल पदार्थ में जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, और फिर वो जो आपका फूड मटेरियल होता है वो लंबे समय तक बना रहता है। ध्यान में रखेंगे कि जब आपसे यह कहा जाए कि पाश्चुराइजेशन प्रोसेस के लिए 30 मिनट का समय लिया जाता है, तो आपका जो टेम्परेचर होगा इसके लिए वो कितना हो जाएगा, तो सर टेम्परेचर का रेंज 63 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच रखेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी जब दूध को 63 से 65 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक गर्म किया जाए और फिर उसे अचानक से ठंडा कर दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण बोला जाता है, जिसकी खोज किसने करा था, तो आप सभी ध्यान में रखना कि पाश्चुरीकरण की खोज
पाश्चुरीकरण की खोज जो है वो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने करा था। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम टेम्परेचर 63 से 65 डिग्री सेल्सियस लेंगे तब हमारा टाइम 30 मिनट का होगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर 70 से 72 डिग्री सेल्सियस के बीच रखेंगे तब जो हमारा उबालने का समय होगा वो 15 से 30 सेकंड के बीच होगा। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना, ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना क्या कि जब पाश्चुरीकरण के प्रक्रिया में पाश्चुरीकरण के प्रक्रिया में टेम्परेचर 70 से 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, 70 से 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, तब तरल पदार्थ को 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जब टाइम आपका 30 मिनट होगा तो टेम्परेचर पास्चुराइजेशन के लिए 63 से 65 डिग्री सेल्सियस, जब टाइम हमारे क्वेश्चन में 15 से 30 सेकंड इंडिकेट किया हुआ रहेगा तब जो हमारा पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर होगा वो 70 से 72 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। और मेरे मित्र ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी जब 30 मिनट कहा जा रहा है और आप कह रहे हैं 63 से 65 डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? मेरे मित्र इसको हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? खाद्य जाल कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे फूड चेन क्या होता है। तो सर अगर हम लोग बात करते हैं फूड चेन की बात करते हैं तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं आहार श्रृंखला की तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये शुरू होती है प्लांट से। प्लांट को जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो खाते हैं, और शाकाहारी जीव जंतु को मांसाहारी जीव जंतु खाता है, और मांसाहारी जीव जंतु को जो शाकाहारी और मांसाहारी को जो सर्वाहारी होते हैं उसको खाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आहार श्रृंखला की जब हम लोग बात करते हैं तो ये सिंपली क्या है आपका? तो सर जो प्रोड्यूसर हैं और जो कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर किसको बोला जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोड्यूसर जो है इसको हिंदी में उत्पादक कहते हैं। और प्रोड्यूसर किसे बोला जाता है? ध्यान में रखना कि ग्रीन प्लांट को यानी कि हरा पौधा को क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर बोला जाता है। अब हरा पौधा को मान लीजिए कि ये आपका पेड़ है, इसको क्या करेगा? तो सर जो कोई हार्बीवोरस वाला जंतु होगा यानी कि शाकाहारी जंतु होगा वो इसको खा जाएगा। अब हार्बीवोरस को कोई जो है ओमनीवोरस वाला जंतु खा जाएगा। अब ओमनीवोरस और हार्बीवोरस को हार्बीवोरस और जो आपका मांसाहारी होगा उसको कार्निवोरस बोलते हैं। तो हार्बीवोरस को क्या करेगा सर? कोई कार्निवोरस वाला खा जाएगा, और फिर जो कार्निवोरस और हार्बीवोरस है इसको कौन खाएगा? ओमनीवोरस। मतलब सर पेड़ पौधे को शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं, शाकाहारी जीव जंतु को मांसाहारी खा जाता है, और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को कौन खा जाता है? तो हम सभी कहते हैं सर जो सर्वाहारी होते हैं वे खा जाते हैं। तो ये जो एक चेन होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। चूंकि मेरे मित्र इस फूड चेन में शाकाहारी जीव जंतु और मांसाहारी जीव जंतुओं का एक जाल होता है, यानी कि आप कह सकते हो एक नेटवर्क जैसा होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? खाद्य जाल बोला जाता है। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि सर फूड चेन में जो इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है यानी कि सभी जीव जंतु एक दूसरे से जो मतलब भोजन के प्रोसेस को लेकर के या खाद्य पदार्थ को लेकर के जुड़े होते हैं उसको क्या बोला जाता है? खाद्य जाल। क्या बोला जाता है सर? खाद्य जाल, और इंग्लिश में फूड वेव बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो पारिस्थितिक पिरामिड की बात की जा रही है तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर इस तरह का जो एक तरह से पिरामिड जैसी संरचना होती है और जिसमें प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शियरी कंज्यूमर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। आप सभी ये ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे?
कि जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो कौन होता है? तो सर हार्बीवोरस को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये डायरेक्ट उत्पादक को खाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर को खाते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग इकोसिस्टम में पिरामिड के रूप में एनर्जी लेवल को देखते हैं, जो इकोसिस्टम में हम लोग पिरामिड में एनर्जी लेवल को देखते हैं, उसकी शुरुआत सर प्रोड्यूसर से यानी कि ग्रीन प्लांट से होती है और फिर टर्शियरी जो आपका कंज्यूमर होता है वहां पे खत्म हो जाता है। यानी कि ग्रीन प्लांट को क्या बोला जाएगा? तो सर उत्पाद करने वाला, यानी कि प्रोड्यूस करने वाला। और हम और आप कंज्यूमर होंगे, क्योंकि हम और आप प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, तो टर्शियरी कंज्यूमर में आएंगे। और आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि जो आपका एनर्जी पिरामिड होता है, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पे होती है? तो आप सभी कहेंगे सर जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो प्राप्त करता है, और जैसे जैसे ऊपर चलता जाता है सर जो एनर्जी लेवल होता है या ऊर्जा का स्तर होता है वो नीचे गिरता चला जाता है। तो ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखना। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछा जा रहा है कि मिलान कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, झिल्ली विहीन, राइबोसोम, एकल झिल्ली, लाइसोसोम, दोहरी झिल्ली। पहला क्वेश्चन कि गुरुजी ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम क्या है? ध्यान में रखेंगे कि सर ये जो है ये कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। आप सभी ध्यान में रखना कि कोशिकांग को क्या बोला जाता है? इसको सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। मेरे मित्र, किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका के सभी कार्यों को संपादित करने वाले जो अंग होते हैं उसी को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांग के रूप में सिर्फ हम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम का नाम नहीं लेते हैं, इसके अलावे प्लास्टिड का भी नाम लेते हैं, रसधानी का भी नाम लेते हैं, गोल्जी बॉडी का भी नाम लेते हैं, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका भी नाम लेते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सर जो राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, ये सब क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? तो सर जो कोशिका के अलग अलग कार्य होते हैं उसको सही तरीके से संपादित करते हैं। जिस तरह हम लोगों को जीवित रहने के लिए अलग अलग हमारा बॉडी प्रोसेस करता है, पाचन का, श्वसन का, उत्सर्जन का, ठीक उसी तरीके से प्रत्येक कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं जो कोशिका को सर्वाइव रखने के लिए विभिन्न तरह के कार्यों को संपादित करते हैं। अब ध्यान में ये रखेंगे, आप सबों ने इस चीज को कई बार पढ़ा होगा कि जो कोशिकांग होते हैं ये झिल्ली युक्त होते हैं, यानी कि इसके चारों ओर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन वहां पे आपको ये खास बात ध्यान में रखनी होगी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये भी कोशिका का कोशिकांग है। इसका जो सर आउटर पार्ट होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी सर? राइबोसोम की, तो सर ये झिल्ली विहीन होती है, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। और लाइसोसोम में एकल झिल्ली होता है। मतलब अगर हम लोग इसको मैच करवाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि सर माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली के साथ मिलेगी, राइबोसोम जो है वो झिल्ली विहीन हो जाएगी, और लाइसोसोम जो है वो क्या हो जाएगा? सर एकल झिल्ली हो जाएगा। देख लीजिए कि आपका जो A है वो किसके साथ मिला है? सर जी 3 के साथ मिला है। और जो B है वो किसके साथ मिला है? आप कहेंगे 1 के साथ मिला है। और जो C है वो किसके साथ मिला है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये 2 के साथ मिला है। तो भाई मेरे देख लो किस ऑप्शन में है आपका। आप कहेंगे सर 3, 1 और 2 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाद बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये चीजें भी आप सभी अपने माइंड में सेट करके रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ ही जो आपका पादप कोशिका होता है उसमें आपका प्लास्टिड यानी कि लवक, इन दोनों में ही क्या होते हैं आप ध्यान में रखेंगे कि सर इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या होता है? तो सर इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब किसी बहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट, घुली ऑक्सीजन का बढ़ना, घुली ऑक्सीजन का गिरना, ऑक्सीजन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता है। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बाहित मल की जो बात की जा रही है ये क्या है? तो एक तरह से आप कह सकते हो वेस्टेज मटेरियल है, अनट्रीटेड मटेरियल है।
ध्यान देंगे, आप सबों को मालूम है कि जो जलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करते हैं? तो सर जल में घुले हुए ऑक्सीजन से वो अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर किसी वाटर में बाहित मल यानी कि मल मूत्र या आप कह सकते हो कि अनट्रीटेड मटेरियल चला जाता है तो उससे क्या होता है सर, वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो गिर जाता है, जिस वजह से जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उसको ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है और वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्या होता है जब किसी बाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, आप सभी कहेंगे सर घुली हुई ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो गिर जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी का आपका इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो मेरे मित्र इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर फूड प्रिजर्वेशन के रूप में किया जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि इसकी जो प्रकृति होती है वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट वाला होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है सर? स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट वाला होता है। अच्छा ध्यान देंगे, एंटीऑक्सीडेंट किसको बोलेंगे? तो सर वैसा चीज जो किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीकृत कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? वो ऑक्सीडेंट मटेरियल है। और जो उसको सर ऑक्सीकृत होने से बचाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे। और आप सबों ने कई दफा पढ़ा होगा कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है भोजन को ऑक्सीकृत होने से बचाना। ध्यान में रखेंगे कि चिप्स के पैकेट में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कौन सी गैस भरी हुई रहती है? नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। क्यों भरी हुई रहती है? क्योंकि आप सभी कहते हैं कि सर जो चिप्स होते हैं अगर वो मतलब बिना नाइट्रोजन गैस के भरे जाएंगे तो कुछ ही समय बाद वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने हैं तो उसमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं चिप्स के पैकेट में। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी अदर फूड मटेरियल को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का जरूरत होता है। और वो काम कौन करता है सर? सोडियम मेटाबाइसल्फेट करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को बचाने के लिए करते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट है इसका उपयोग हम लोग जो है वो सूखा फल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ड्राई फ्रूट कहते हैं, या फिर जो हम लोग मार्केट से ब्रेड खरीद के लाते हैं, या फिर जो हम लोग जैम खरीद के लाते हैं, इसके परिरक्षक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड? क्या होगा इसका आंसर? ध्यान देंगे कि यहां पे जो ट्राइसैकेराइड कहा जा रहा है तो ट्राइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ये ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कहलाता है। क्या होता है सर? ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कहलाता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या पाए जाते हैं? तो सर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप ये भी कह सकते हो कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ध्यान में रखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सर पहला होता है आपका मोनोसैकेराइड। पहला क्या होता है सर? मोनोसैकेराइड। और दूसरा क्या होता है? डाइसैकेराइड। दूसरा क्या होता है सर? डाइसैकेराइड होता है। और तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड होता है। तो यहां पे जो आपका ट्राइसैकेराइड की बात की जा रही है तो ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग किसको रख सकते हैं सर? ग्लूकोज को रख सकते हैं। जो आप सिंपल ग्लूकोज की बात करते हो C6H12O6, जो हम लोग C6H12O6 की बात करते हैं, ये एक्चुअली में क्या होते हैं सर? मोनोसैकेराइड होते हैं। मेरे मित्र इसी तरीके से अगर हम डाइसैकेराइड की बात करते हैं तो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल के रूप में किसका नाम लिखते हैं सर? सुक्रोज का नाम लिखते हैं।
जबकि मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो ग्लाइकोजेन की बात की जा रही है, तो जंतुओं के शरीर में जो भोज्य पदार्थ का उपयोग नहीं हो पाता या जो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं हो पाता है, वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। और पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं हो पाता है, वो पौधे में किस रूप में स्टोर होते हैं? सर स्टार्च के रूप में स्टोर होते हैं। तो ये जो आपका मंड और ग्लाइकोजन दोनों है, ये क्या है सर? पॉलीसेकेराइड है। तो आप ये यहां पे लिख सकते हो कि अगर हम पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल के रूप में देखेंगे, पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो किसको इंडिकेट करेंगे? मंड और ग्लाइकोजेन को। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि सुक्रोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, आप कहेंगे डाइसैकेराइड। ग्लूकोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, आप कहेंगे मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। क्या है? आप कहेंगे सर ये ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं या ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? कॉपर, टीन, सोडियम, कैल्शियम। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी व्हाई डू वी नीड टू क्लॉटिंग द ब्लड। ध्यान में रखेंगे कि रक्त के थक्का जमना को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग इसीलिए जरूरी है कि अगर हमको कहीं पे भी थोड़ा सा चीरा लगता है तो क्या होता है सर? ब्लड गिरना शुरू हो जाता है या ब्लड आना शुरू हो जाता है। अगर वहां पे रक्त जो है वो थक्का के रूप में ना जमे तो क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा ब्लड प्रवाहित हो जाएगा बॉडी से बाहर और वो क्या होगा? हमारे वीकनेस का कारण बन जाएगा। और मतलब कुछ एक स्पेशल केसेस में जब बहुत ज्यादा मतलब कपार पे सर सवार होता है तो नस उस जो लोग काट लेता है वो सर जो मर जाता है वो एक्सेसिव ब्लड के आउट होने से मर जाता है। और ध्यान में रखेंगे कुछ लोग जो बच जाते हैं वो बहुत मतलब सौभाग्यशाली होते हैं क्योंकि उनका जो ब्लड है वो बहुत तेजी से जम जाता है। मेनली ब्लड क्लॉटिंग का एक ही लक्ष्य है, आपके बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड को बाहर निकलने से क्या किया जाए सर? रोका जाए। और इसीलिए क्या होती है सर? रक्त जो है वो थक्का बन जाती है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इसमें अगर हम किसी धातु के उपयोगिता के रूप में देखते हैं तो किसका नाम लेते हैं सर? कैल्शियम का नाम लेते हैं। ऐसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स और विटामिन के भी क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रख लेंगे। यहां पे सर मैं लिख दे रहा हूं कि ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे? इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा बोले तो इसके लिए जो उत्तरदायी होगा क्या? तो आप कहेंगे सर जब विटामिन करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, आप कहेंगे विटामिन के। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त के अवयव के रूप में कौन सा होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ब्लड प्लेटलेट्स की जो हम लोग बात करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स की जो बात करते हैं, ये भी क्या करते हैं सर? रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। और साथ ही मेरे मित्र कैल्शियम आयन भी क्या करते हैं? रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। कौन सा? तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। बाद बाकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब लोग समझ रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। ध्यान में रखेंगे कोशिका झिल्ली, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। बेसिकली आप अगर किसी कोशिका के संरचना की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर प्रत्येक कोशिका बाहर से जो है वो क्या होती है? दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या होती है सर? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब बोले तो ये अर्धपारगम झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसको हम सिर्फ अर्धपारगम झिल्ली ही नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग चयनात्मक अर्धपारगम झिल्ली भी बोलते हैं, यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं सर? इसलिए बोलते हैं कि सर ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये वैसे ही पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देती है जो कोशिका के लिए उपयोगी होता है, और वैसे ही पदार्थ को कोशिका से बाहर निकलने देती है जो कोशिका के लिए क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है। क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली कुछ गिने चुने या आप कह सकते हो सेलेक्टिव मटेरियल को कोशिका के अंदर बाहर आवागमन में क्या करती है? सहायता करती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम लोग चयनात्मक अर्धपारगम झिल्ली या फिर इंग्लिश में सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोशिका के बीच में आपको एक गोल जैसी संरचना दिखती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और इसके चारों ओर जो आपको झिल्ली दिखाई पड़ती है, यानी कि केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। और कोशिका के अंदर जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है इसको क्या बोला जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, इसको कोशिका द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव बोला जाता है। मेरे मित्र कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो हम लोग कहते हैं सर लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन ध्यान में रखेंगे लिपिड में भी कौन सा प्राइमरी लिपिड होता है? तो जो फास्फोलिपिड होता है वो कोशिका झिल्ली का क्या होता है? सर प्राइमरी लिपिड माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। अब बहुत सारे मित्र तो यहाँ पे ये पढ़े हुए हैं कि ब्लड के फिल्ट्रेशन का कार्य जो है वो किसके द्वारा होता है? आप कहते हैं सर किडनी करता है। और बेसिकली हम लोग कहते भी हैं कि हमारे बॉडी में जो भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। दैट्स वाई जो आपका किडनी है वो एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को बोला जाता है, और ब्लड के फिल्ट्रेशन में नेफ्रॉन का बहुत बड़ी क्या होती है? सर भूमिका होती है। लेकिन सवाल आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि रुधिर यानी कि ब्लड में जो सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं उसको फंसाकर रुधिर निस्यंदक यानी कि ब्लड फिल्ट्रेशन के रूप में कौन कार्य करता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे पील्हा यानी कि स्प्लीन कार्य करता है। जबकि लसिका ग्रंथि तो आप सभी कहेंगे सर ये इम्यून सिस्टम से संबंधित होगा। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो क्या करती है? पित्तरस स्रावित करती है। और थाइमस तो हम लोग कहते हैं सर जो हमारा थाइमस ग्लैंड है उसकी यहां पे थाइमस, उसी को यहां पे थाइमस के रूप में लिखा गया है। तो मेरे मित्र आप सभी इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन करा जाएगा कि ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है तो हम ब्रिक या किडनी कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा जाएगा कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है, आप कहेंगे सर पील्हा। मेरे मित्र पील्हा के बारे में एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आप सभी मित्र जानते होंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानना चाहूंगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, यानी कि जो रेड ब्लड कर्पसेल्स होते हैं उसका कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग डैश होगी, प्रसारित होगी, संकुचित होगी, यथा स्थिति में होगी, पहले प्रसारित फिर संकुचित। आप कहेंगे ऐसा तो हमने किया नहीं है। मेरे मित्र ध्यान देंगे आप ऐसा किए नहीं है लेकिन आप पढ़े जरूर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं, अगर हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं तो वहां पे एक टर्म जो है वो बहुत ही धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग सोलिनॉइड के रूप में जानते हैं। मेरे मित्र सोलिनॉइड की जो संरचना होती है वो किसी एक मृदु लोहे पे या आप कह सकते हो एक नरम लोहे के कोड पे कुछ इस तरह की संरचना होती है, कुछ इस तरह की संरचना होती है। क्या कहते हैं कि गुरुजी जैसे ही इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। अब मेरे मित्र जो आपका स्प्रिंग होता है वो भी क्या होता है? तो सर वो भी एक दूसरे के समांतर होती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब किसी समांतर क्षेत्र से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सर जो विद्युत धारा है वो एक दूसरे के समांतर जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ पे समांतर बना। तो जैसे ही सर विद्युत धारा प्रवाहित होगी ये स्प्रिंग क्या होगी सर? संकुचित हो जाएगी। क्या होगी सर? संकुचित हो जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन
टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक यानी कि एब्रेसिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट इस दोनों का उपयोग हम लोग टूथपेस्ट में अपघर्षक यानी कि एब्रेसिव के रूप में यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में क्या है, आप कहेंगे सर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम टूथपेस्ट की प्रकृति की बात करते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। आप कहेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे, मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम, कली चूना कहते हैं। और जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है, स्लग्ड लाइम बोला जाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना बोला जाता है। और इसी स्लग्ड लाइम का उपयोग किस में किया जाता है, घरों के दीवारों को पुताई करने के लिए किया जाता है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और इसी वजह से घरों के दीवारों में सफेदी के बाद चमक आती है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है सर CaCl2, इसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड पढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेवार है। आप कहेंगे सर अम्लीय वर्षा के लिए जो है वो SO2 और NO2 रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऑप्शन में अमोनिया दिया है जिसका सूत्र क्या होता है सर, NH3, ये नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला CO, ये भी नहीं होगा। मीथेन, इसका फॉर्मूला सर CH4। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो हम सर SO2 लिखेंगे और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, आपसे पूछा जा रहा है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण है। सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, पानी के बूंद द्वारा प्रकाश का बिखराव, बादलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। आप कहेंगे सर वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते जो तारा होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आपसे पूछा जा रहा है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। मेरे मित्र अर्गट, ट्रिप्सिन अवरोधक, सर्गुनारिन, सोलोनाइन, आप सभी ध्यान में रखना। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है सर सोलोनाइन कहलाता है। स्टैटिक साइंस के रूप में इसको सर कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। यहां पे है टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, बाइट। तो आप कहेंगे सर अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी इकाई की, इस ऑप्शन में सबसे छोटी इकाई स्टोरेज की यानी कि भंडारण की, वो क्या होगा, बाइट हो जाएगा। और इस ऑप्शन में अगर हम सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे, इस ऑप्शन में अगर हम सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे तो वो क्या होगा, आप सभी ध्यान में रखना, सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट हो जाएगा। और एक टीबी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी लिखते हैं। और एक टीबी इक्वल टू कितना होता है, 1024 जीबी होता है। कितना, 1024 जीबी। और मेरे मित्र गीगाबाइट की बात करेंगे तो इसको हम लोग सिंबल के रूप में जीबी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 जीबी आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 1024 MB के बराबर होता है। और मेरे मित्र यहाँ पे मेगाबाइट की बात की जा रही है जिसको हम सिंबल के रूप में MB रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मेगाबाइट कितना के बराबर होता है, तो सर जो 1 मेगाबाइट होता है वो 1024 KB के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, आपसे पूछा जा रहा है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। ऑप्शन है HCl से, NaOH से, H2SO4 से, KMnO4 से। ध्यान में रखेंगे NaOH, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। और मेरे मित्र जो हमारा कच्चा फूड मटेरियल होता है उसको हम लोग बेसिकली किससे धोते हैं, तो सर वॉशिंग के प्रोसेस के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का इस्तेमाल करते हैं। HCl सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशयी अम्ल बोलते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि निम्न में से अमाशयी अम्ल कहलाता है, आप कहेंगे सर HCl। H2SO4 की बात की जाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको। और किंग ऑफ एसिड की उपाधि किसे दी गई है, किंग ऑफ एसिड की उपाधि किसे दी गई है, H2SO4 को दी गई है। साथ ही मेरे मित्र अगर हम बात करेंगे KMnO4 की तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, तो सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ये प्रबल ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
प्रबल ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थ को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत होने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या ऑक्सीजन को गेन करने में सहायता करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप सभी बड़े ही सरलता से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।